अस्सलाम वालेकुम। आईबैक्स मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आपका होस्ट शब्बीर मीर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के बाद हुकूमत बन गई, असम्बली फ़ाल हो गई, वज़ीर आला और काबीना ने हल्फ बर्दारी की। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद हूँ और अपोजिशन लीडर एडवोकेट अमजद हुसैन 2 हल्कों से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोट लेने का भी इनको एजाज़ हासिल है। बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि आपने 2 सीटों से कामयाबी हासिल की है, 2 हलकों से, तो कौन सा हलका आप छोड़ रहे हैं? 2 हलकों के गिरदमंद आवाम की जो सपोर्ट थी उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं किसी हलके को छोड़ने की पोजीशन में हूँ। मेरा ये ख्याल है कि कानून जो अपना रास्ता अपनाता है हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि उसी पे छोड़ें। अवाम ने मुंतखब किया है, इंशाल्लाह देखते हैं, इस पे मशावरत जारी है, कुछ दिनों में इस पर फैसला करेंगे। सही, एक तरफ आपका अपना हलका है, एक तरफ वो हलका है जिधर से भी लोगों ने आपको प्यार और मोहब्बत में इतना वोट दिया कि तो फैसला तो करना है। वैसे बाद लोग कह रहे हैं कि आप हलका एक ही छोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? हलका नंबर 1 में के अवाम ने तो, चूँकि मैंने कैंपेन भी की है, पिछले 10 सालों से मैं उनके साथ हूँ और एक नज़रिए के ऊपर मुझे वोट पड़ा है, अमन के खातिर वोट पड़ा है। जिस पॉइंट के ऊपर, जिस मकसद के ऊपर हलका नंबर 1 के अवाम ने मुझे वोट दिया है, आज हलका नंबर 1 के अंदर जो पुरअमन माहौल है, ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है अवाम का कि मस्जिद की कमेटियों को मुस्तरद करके, मजहबी जमातों को मुस्तरद करके हलका नंबर 1 के अवाम ने मैंडेट दिया है, उसका भी एहतराम करना है। नगर के कौम, चूँकि मैंने वहाँ पे कैंपेन नहीं किया था, वोट मांगने भी नहीं गया था, लेकिन चूँकि नगर के कौम ने गिलगित में रख के मुझे इलेक्शन जिताया है, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा मुझे कि मैंने कौन सा हलका छोड़ना है। ठीक है, चलें। अब हुकूमत तो आ गई है, चीफ मिनिस्टर भी हैं, पूरी जो आप इनकी टीम देख लें, काफ़ी नए चेहरे हैं, तो आपके ख़्याल में ये हुकूमत किस हद तक डिलीवर कर पाएगी? क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि ये लोग वाकिफ़ नहीं है इस प्रोसेस के अंदर से। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इनसे? कोई भी जमात जब हुकूमत बनाती है तो अपने एक मखसूस एजेंडे के ऊपर उसकी टीम होती है, पहले से शेडो गवर्नमेंट होती है, उसकी लीडरशिप होती है, एजेंडा तो मुरतब होता है 5 साल के लिए, उस एजेंडे के ऊपर हुकूमतें मतलब बनती हैं। लेकिन आपको गिलगित बल्तिस्तान में तो ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंडे के ऊपर हम हुकूमत इलेक्शन लड़ रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तो हमारी भरपूर पजीराई की, हमें वोट दिए, लेकिन हमारी सीटें को मिसमैनेज किया गया। एक प्रोग्राम के तहत पीपल्स पार्टी की सीटों को रिड्यूस किया गया और हमारा साइज़ को कम किया गया। आज भी हमारा 9 का साइज़ था और वोट भी हमारा 9 सीटों का मैंडेट हमारे पास है। हमारी सीटों को जिस तरह जिन ज़रियों से, जिन तरीक़ों से, जिन सहूलतकारों के ज़रिए से हमारा मैंडेट को चुराया गया, इसकी एक किस्त बाकी है। इंशाअल्लाह अगले सेशन में उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अच्छा, खैर, इसके ऊपर वापस मैं आता हूँ क्योंकि ये सवाल भी ज़रूरी है कि आपने हल्का 2 के हवाले से भी काफ़ी बड़ी बुलंद वांग दावे किए थे, अब उसके ऊपर आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि चीफ़ मिनिस्टर और काबीना की मैं बात कर रहा था, ये इस चीफ़ मिनिस्टर को आप कहाँ देखते हैं बहैसियत एक पॉलिटिशियन के, और अब एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी उन्होंने रोल अदा करना है ना, इनकी ज़ात के हवाले से आप कितने मार्क्स देते हैं? देखिए, हम तो पर्सनली किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम तो पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते हैं। हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को डिस्कस करें, इंडिविजुअल्स को ना करें, वज़रा को ना करें, चीफ मिनिस्टर को ना करें या गवर्नर को ना करें। अफराद का हमारे सामने कोई रोल नहीं होता, हम तो कलेक्टिवली उस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी तक कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आई है। जब गवर्नेंस ही नहीं है तो हम क्रिटिसाइज़ किस बुनियाद पे करें? कोई काम शुरू होगा तो बात करेंगे, कोई पॉलिसी आएगी तो उस पर काउंटर वर्जन आएगा। अभी तक बस निज़ाम चल रहा है, जिस तरह चल रहा था इंटरिम गवर्नमेंट में, इसी तरह निज़ाम चल रहा है। अभी जब इनकी पॉलिसी सामने आएंगी फिर जाके हम कोई अपनी राय कायम करेंगे। सही। वज़ीर आला ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये कहा था कि हम जो हैं वो मादनियात के हवाले से बात की थी, रेवेन्यू जनरेशन की बात की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टैक्स लगाएंगे तो टैक्स लगाएंगे तो आप लगाने देंगे टैक्स, पहले तो मुखालफत करते रहें।
टैक्स तो खैर गिलगित बल्तिस्तान में लग ही नहीं सकता, टैक्स लगाने का तो ये सोचे भी ना। अभी तो हम तो ये समझते हैं कि हम मादनियात को अवाम की मलकियत बना रहे हैं। हम तो गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मलकियत समझते हैं और हम मलकियत देने की बात करते हैं। हमारा काम, हम इन्वेस्टर्स को नहीं मानते। इसके ऊपर भी हम कानून साजी कर रहे हैं। हमारी कानून साजी तकरीबन आखिरी स्टेज पे है। कुछ दिनों में हम इंशाल्लाह मादनियात के ऊपर भी अपनी लेजिस्लेशन टेबल करेंगे। हक मलकियत का बिल आपके सामने है, तैयार है। इंशाल्लाह पहली असम्बली का पहला सेशन होगा तो हक मलकियत का बिल टेबल होगा। इम्तहान में ज़रूर डालेंगे हमारे PTI के भाई को, जो मुंतखब होके आए हैं। या तो हमारे बिल को सपोर्ट करके पास करेंगे या तो अपने हल्के ख़राब करेंगे। हमारे पास यही ऑप्शन है। सही। तो इतनी अगर बड़ी तादाद में जो मिनरल्स हैं इनकी एक्सट्रैक्शन का कोई प्लान बनाया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? यहाँ पे पहले तो बहुत माइनर लेवल के ऊपर काम होता रहा है ना। हमारी पॉलिसीज़ और इनकी पॉलिसीज़ में कोई 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये तो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को इन्वेस्टर्स के हाथों देना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को वफाक के सुपुर्द करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने असम्बली के पहले इजलास में कहा था कि हमारे चराओं गाँव को ख़तरा है। और जिस तरह सिंध के अंदर इन लोगों ने जो आइलैंड्स थे जिनके ऊपर इन ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कब्ज़ा करने की कोशिश वफाक ने की थी, सिमिलर एक्शन प्राइम मिनिस्टर ने गिलगित बल्तिस्तान में आके अनाउंस किया कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेशनल वो जो बनाना चाहता है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर किए। तो नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वो हमारी हक मलकियत को तस्लीम नहीं करता। हम नेशनल पार्क बनने नहीं देंगे। अच्छा, आप नेशनल पार्क बनने नहीं देंगे। उसके लिए फिर वही लाएअमल इख्तियार करेंगे जो आपने माजी में किया था, यानी एहतजाज। और गिलगित बल्तिस्तान की अवाम हक मलकियत के ऊपर बहुत ज़्यादा हसास है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पता है कि अपनी हक मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, अपने हक मलकियत को कैसे संभालना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सेक्रेटरी साहब की ख्वाहिश है, उसने प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया और प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के साथ ही हमारी चरागाहें नेशनल पार्क डिक्लेयर हों। अगले दिन सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद से किसी को लेकर आएँ और हमारे चरागाहों के ऊपर होटल्स बनाना शुरू करें और इनकम जनरेशन की बातें शुरू हो। ये इनकम जनरेशन हमारी ज़मीनों पे नहीं है। इनकम जनरेशन का तरीका डिफरेंट है। हम गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री टेरिटरी समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी पे काम करेंगे। लेकिन अगर बुरी आइनी सूबा बन भी जाता है और बन जाता है तो टैक्स तो लगेगा ना, बहुत सारी चीज़ें। क्या उसके बाद भी आप टैक्स रोकेंगे या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह का एक लाए-अमल या कोई फ्रेमवर्क आप बनाएंगे उसके बाद फिर उस हिसाब से टैक्स लगे या बिल्कुल ही टैक्स ना लगे? गिलगित बल्तिस्तान का बुरी सूबा बनने की सूरत में भी गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म नहीं होती। जब तक गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म नहीं होती, गिलगित बल्तिस्तान ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री इंशाअल्लाह ताला इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। जब तक इसकी मुतनाज़ हैसियत के ऊपर कोई मसला हल करके कोई इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ या कोई प्लेबिसाइट का अमल हो के गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं होता, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, गिलगित बल्तिस्तान पे टैक्स गैर कानूनी लगेगा। ठीक है। अच्छा, हल्का 2 गिलगित में जमील और फतेहुल्लाह वाले जो मैच था जिसमें आपने भी ठीक ठाक किस्म की जारहाना बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सारी की, तो उसके बाद एकदम से अभी आप चुप हैं। इसको आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? बात सिंपल सी है। हमने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने के लिए जो रिगिंग हुई है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मैंडेट चुराया गया, उसकी वाज़ेह मिसालें हल्का नंबर 2 में आपको मिलेंगी। हम तो कमीशन की बात करते हैं जिसके ऊपर प्राइम वज़ीर आला ने इनिशियल अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर उसने एक्सेप्ट किया और हमने दरख्वास्त दी है। उसके बाद अभी तक कमीशन बनना चाहिए था। अगर वो कमीशन नहीं बनाते, हमें आज़माना चाहते हैं, फिर हमें रोड पे लाना चाहते हैं, हमसे एहतिजाज करवाना चाहते हैं, हमसे फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कराना चाहते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम तो नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हुकूमत हमें मजबूर करेगी, जब हुकूमत हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन वही बचता है कि हम आवाम के पास जाएं और अपने एहतिजाज का रास्ता अपनाएं। एहतिजाज का रास्ता अपनाने के बाद मुश्किलात ज़रूर होंगी, हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी। अगर वो मुश्किलात को चाहते हैं कि दावत देना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो एक तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की डिमांड है,
ایک ٹریبیونل کی بھی بات ہو رہی ہے نا, تو اگر ٹریبیونل بنتا ہے اس کی ذرا وضاحت کریں, کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کی سمجھ کے لیے. ایک تو قانون کا راستہ جو کہ الیکشن ایکٹ دیتا ہے, الیکشن ٹریبیونل ہے جس میں گریونسز جاتے ہیں, وہاں پہ مختلف جو آپ کے گریونسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے. ہمارا ایشو ٹرائل کا نہیں ہے, ہمارا ایشو 2-2,500 ووٹوں کی ریجیکشن کا ہے, ان کی ویلیڈیٹی کا ہے, ان کی مطلب ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا ہے. تو 2-2,500 ووٹ ہیں جن کی سکروٹنی ہونی ہے, وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنے, کمیشن کے کو ٹی او آرس دیے جائیں, کمیشن اپنے ٹی او آرس کے اندر بیٹھ کے ہمارے جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں, پوسٹل بیلٹ ووٹس ہیں, اور جو فوج کی سٹیمپس بنی ہے یہاں پہ جعلی, ان کے اوپر اپنا ویو دینا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کمیشن بنایا جائے, اور اس کمیشن کی رپورٹ جو ہوگی اس پہ کے اوپر الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ اکارڈنگلی وہ نوٹیفیکیشن کریں. اس سے اگر کوئی پارٹی ایگریوڈ ہو جاتی ہے اس کمیشن کی رپورٹ پہ, یا اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن ہونے کی صورت میں, اس صورتحال کے بعد الیکشن ٹریبیونل کی باری آئے گی. الیکشن ٹریبیونل سے پہلے چونکہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, ہم اس ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. اس وقت تک فتح اللہ صاحب کی نوٹیفیکیشن اللیگل ہے, اس ایگریمنٹ کے خلاف ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جب تک سکروٹنی نہیں ہوگی, جب تک ووٹس کی تصدیق نہیں ہوگی تھرو, ہم نے کہا تھا کہ اس کی تھم امپریشن کی میچنگ کرانی ہے, وہ جب تک نہیں ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن فورنزک ٹیسٹ کرانا تھا, وہ نوٹیفیکیشن رکنا تھا. یہ لکھا ہوا ہے, اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے. اس کے باوجود اگر نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو نوٹیفیکیشن جعلی ہے, فرضی ہے, غیر قانونی ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. فتح اللہ صاحب اسمبلی میں جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اس وقت تک حلقہ نمبر 2 سے جمیل صاحب ممبر ہیں ایز پر لا. اچھا, آپ نے ایک بات غالباً فلور آف دی ہاؤس کی تھی کہ اپنی مرضی کی حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے, مرضی کی حکومت نہ ہو تو چلنے نہیں دیں گے, کچھ اس طرح کی بات. ایگزیکٹ ورڈز اگر آپ خود بتائیں تو کیا یہ جو اب حکومت تو چل تو رہی ہے یہ آپ کی مرضی والی ہے کہ نہیں, یہ کسی خاص پرسنالٹی کو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا؟ یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم مطلب اپنی مرضی, ہماری مرضی کی حکومت تو بنی نہیں. ہم تو مطلب ہمیں 12 سیٹیں چاہیے تھی جو کہ ہم نے عوام سے مانگی تھی. عوام نے خیر ہمیں 12 سیٹوں کا مینڈیٹ ضرور دیا ہے. سہولت کاروں نے سیٹیں دی ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے پاس 8 سے 10 سیٹیں جو کہ ان کی اوریجنل سیٹیں ہیں 10 ہیں, تو پی ڈی ایم کے پاس بھی 9-10 سیٹیں ہیں. آپ کو اندازہ ہے. گیم جو پلے ہوا ہے سارا آزاد سے ہوا ہے. آزاد جو امیدوار تھے, آزاد جو کینڈیڈیٹس تھے جو الیکشن جیت چکے تھے, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. بنیادی طور پہ پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی سے مسترد ہوئی ہے گلگت بلتستان سے. ٹھیک ہے, یہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف نے تو ظاہر ہے اوپنلی اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا نا, وہ تو خیر جس کے اوپر بہت بات ہوتی رہی ہے. یہ سہولت کار کون ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے؟ سہولت کار آپ کو گنجے میں بھی ملیں گے, سہولت کار آپ کو بلتستان میں بھی ملیں گے, سہولت کار آپ کو گلگت میں بھی ملیں گے, سہولت کار آپ کو گزر میں بھی ملیں گے, سہولت کار آپ کو ہنزا میں بھی ملیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے کوئی گروپس ہیں کہ نہیں, کوئی بڑا؟ جنہوں نے ایک سہولت کار گروپ نے 2 ججوں کا معاہدہ کیا کہ ہمیں چیف کورٹ میں 2 جج دے دیں, اور کہا کہ ہمارے بندے کو وزیر اعلیٰ بنائیں, اس پہ ہم اپنا پورا ووٹ, کمیونٹی کا پورا ووٹ آپ کو ڈالیں گے. اس ایگریمنٹ کی بنیاد پہ 4 سیٹوں پہ طے ہوا تھا. ان 4 سیٹوں کا ووٹ جو کہ راتوں رات جو کمیونٹی کے ایلڈرز ہیں, جن کو آپ علماء کہتے ہیں یا جن کو آپ بااثر لوگ سمجھتے ہیں, انہوں نے جا کے سیکٹیرین کارڈز کے اوپر یہ بات کی کہ پبلک کو کہ آپ نے ہر صورت میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے, پی ٹی آئی کے امیدوار کو جتانا ہے. انہیں کو ہم سہولت کار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جمیل صاحب کو سنا کچھ خبریں اس طرح کی ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی جگہ نگر والے حلقے سے لڑائیں گے. اس دفعہ کوئی اس طرح کا پروگرام تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمیل صاحب حلقہ نمبر 2 سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں, اس کو نگر سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نگر سے انشاءاللہ نگر کا ہی کوئی بیٹا انشاءاللہ الیکشن لڑے گا, انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے. آخری سوال, اب 2.5 سال کی اسمبلی ہے یا یہ 5 سال کی اسمبلی ہے, بہرحال کس طرح آپ دیکھتے ہیں اپنے رول کو؟ 2 قسم کے رول, ایک تو آپ کے پاس جیسے اس وقت بھی بہت ساری بڑی تعداد میں آپ کے سائلین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ کر رہے ہوں گے یقیناً کچھ نہ کچھ ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے. دوسرا, اسمبلی کے اندر ایز اپوزیشن لیڈر کس طرح کا آپ کا رول, کیونکہ پہلی تقریر کے بعد سے بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کیونکہ ہم چاہے اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں,
ایجنڈا پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح ہے، جو کہ عوام کے سامنے ہے، اسی ایجنڈے کی تکمیل کے اوپر ہم اپنی اپوزیشن کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ملکیت کا پہلا بل ہے، انشاءاللہ کل پرسوں اس کو جمع کرائیں گے۔ پہلے سیشن میں خالصہ سرکار کی بات کے خاتمے کی بات کریں گے، گلگت بلتستان کو کہ عوام کو ان کی زمینیں ان کو حوالے کرنے کی بات کریں گے، ان کو حق ملکیت دینے کی بات کریں گے۔ اب یہ بل تو ہم اسمبلی میں لے کے جائیں گے، اب اس کو بھی اکثریتی ووٹ چاہیے۔ اب ووٹ کتنے پڑتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھائی کتنے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، کتنے مسترد کرتے ہیں، وہ ایک اسمبلی کا ریکارڈ مینٹین ہوگا، اسی کو پھر اس کے اثرات حلقوں میں ہوں گے، لامحالہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ یہ پروسیڈ ہو کے آگے بڑھے گا، بحث کے مرحلے تک جائے گا؟ کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے یہ بل ٹیبل کیا تھا لیکن وہ ادھر ہی پڑا رہا تھا۔ یہ تو اسمبلی میں ہر صورت میں اس کی ریڈنگ ہوگی انشاءاللہ، اسمبلی میں پیش بھی ہوگا، اس کی ریڈنگ بھی ہوگی، اس کے بعد کی کمیٹی کے پاس جاتا ہے، کمیٹی اس کے اوپر اس کے نوک پلک کو چیک کرتی ہے، اس کے بعد ڈپارٹمنٹس کا ان پٹ ہوتا ہے، اور ڈپارٹمنٹس کا جب ان پٹ آئے گا تو دیکھیں گے اس کے اوپر رکاوٹ کون سے لوگ ہیں۔ ہاں، اسمبلی کے اندر سے کوئی ہیں، اسمبلی کے باہر سے ہیں، انتظامیہ ہیں، کون ہیں، اس کمیٹی میں جا کے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر رکاوٹیں کہاں سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ پروگرام آپ نے سنا، امجد حسین ایڈوکیٹ اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ تھے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔